इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट जो है सोल क्राइटेरिया नहीं होगा रिजर्वेशन के लिए। whether a particular class is a backward class or not, poverty, occupation, place of habitation may all be relevant factors to be taken into consideration। कि किसी भी क्लास का रिजर्वेशन के लिए ये सारी कंडीशंस जो है कि पॉवर्टी भी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ हैबिटेशन, ये सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाएगा रिजर्वेशन जब दिया जाएगा। तो दो द कास्ट ऑफ पर्सन कैन नॉट बी सोल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, कि कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकती है बैकवर्डनेस की, बट इफ एंटायर कास्ट इज फाउंड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, लेकिन अगर पूरी कास्ट अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इसी में कोर्ट ने कहा कि इट डजंट मीन दैट वंस अ कास्ट इज कंसीडर्ड बैकवर्ड क्लास, कि अगर एक बार कोई क्लास को कंसीडर कर लिया गया बैकवर्ड कास्ट के रूप में, तो वो हमेशा के लिए बैकवर्ड क्लास बनी रहेगी। इसके लिए गवर्नमेंट शुड रिव्यू द टेस्ट एंड इफ अ क्लास रीचेज द स्टेट ऑफ प्रोग्रेस, कि जो क्लास है जिसको रिजर्वेशन दिया गया था, अगर वो प्रोग्रेस पर पहुंचती है, किसी एक लेवल पर पहुंचती है, वे रिजर्वेशन इज नॉट नेसेसरी, जहां रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में उस क्लास के सिटीजन्स को डिलीट किया जा सकता है उस लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से। 16 क्लॉज 4 मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 335, कि 16 क्लॉज 4 को आर्टिकल 335 की लाइट में पढ़ा जाना चाहिए, जो कहता है आर्टिकल 335 कहता है कि द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The reservation for backward classes should not be unreasonable। जो backward classes का reservation है वो unreasonable नहीं होना चाहिए। It should be considered having regard to employment opportunity of the general public, कि जनरल पब्लिक के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का जो स्कोप है वो सुप्रीम कोर्ट ने देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कंसिडर किया। उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल को कंसिडर किया गया, कि कैरी फॉरवर्ड जैसे सपोज कीजिएगा कि पर्टिकुलर ईयर में सपोज कीजिए 2021 चल रहा है, 2021 में अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है अवेलेबल नहीं है जिनको कि रिजर्वेशन दिया जा सके, या तो उस केस में जो सीट बची रह जाती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, 2022 के लिए। एक मिनट जरा होल्ड करिए। सॉरी। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के जो स्कोप था उसको कंसीडर किया गया देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ कैरी फॉरवर्ड रूल framed by the government to regulate the appointment of persons of backward classes in government services was involved। इसमें ये प्रोवाइड किया गया, इस रूल में ये प्रोवाइड किया गया, if sufficient number of candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribes were not available for appointment to the reserve quota, the vacancies that remained unfilled would be treated as unreserved and filled by the fresh available candidates, but a corresponding number of addition to their reserve quota for the next year। कि अगर अवेलेबल कैंडिडेट्स नहीं है तो अनरिजर्व कैटेगरी से भर दिया जाएगा उसको कोटे को। ये जो है 1964 का मामला है, जो देवदासन का केस को, लेकिन इसे बाद में चेंज किया गया जो सिनेरियो को। इसमें कहा गया द रिजल्ट वाज टू कैरी फॉरवर्ड द अनयूटिलाइज्ड बैलेंस, दैट इज अनफिल्ड वैकेंसीज इन द सेकंड एंड थर्ड इयर्स एट वन टाइम। इन एक्चुअल इफेक्ट इसमें क्या हुआ, 68% तक कोटा पहुंच गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेजोरिटी से इसे स्ट्रक डाउन कर दिया कैरी फॉरवर्ड के रूल को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कैरी फॉरवर्ड रूल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन ग्राउंड दैट द पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कुड नॉट बी
exercised so as to deny reasonable equality of opportunity in matters of public employment for members of classes other than backward classes, कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो जाएंगी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए 68% अगर कोटा होगा तो द कोर्ट सेड दैट ईच ईयर ऑफ द रिक्रूटमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय इटसेल्फ, कि हर साल जो रिक्रूटमेंट का ईयर है वो अपने आप में उस ईयर के रिक्रूटमेंट को कंसिडर किया जाना चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, और रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज ईच ईयर शुड नॉट बी एक्सेसिव सो एज टू क्रिएट अ मोनोपोली और टू देयरफॉर अंडुराय विद द लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज, कि रिजर्वेशन ऐसा ना हो जाए कि कैरी फॉरवर्ड करते करते 100% वैकेंसीज जो है रिजर्व हो जाएं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई सीट बचे नहीं। तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द रिजर्वेशन ऑट टू बी लेस देन 50%, कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से कम होना चाहिए, बट हाउ मच लेस देन, हाफ वुड डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस ईच केस, कि 50% से कितना कम होना चाहिए वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। अब जब मंडल कमीशन का केस आया इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में, तो उसमें ये कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड सो लॉन्ग एज इट डज नॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर एक्सीड 50% ऑफ द वैकेंसीज। इंदिरा फॉरवर्ड रूल तब तक वैलिड है जब तक कि जो रिजर्वेशन है 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 50% लिमिट कैन ओनली बी एक्सीडेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ स्टेट, कि जो 50% की जो लिमिट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में ही होनी चाहिए। जैसे फार फ्लंग स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड नागालैंड के बारे में कहा जा सकता है कि फार फ्लंग स्टेट है, तो वहां पे जो स्पेशल जो सिचुएशंस हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं वहीं केवल 50% से एक्सीड करना चाहिए, अदरवाइज जो रिजर्वेशन है 50% ही रहना चाहिए। उसके बाद में केस आया ये स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, ये 1976 का केसेस का साइटेशन लिख लीजिए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस एआईआर 1976 एससी 490। इसमें 7 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और अपना 5:2 के रेशियो में अपना जजमेंट दिया। उसमें कहा गया क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर अलाउइंग देम टू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 2 years फॉर पासिंग टेस्ट ऑफ प्रमोशन फ्रॉम द क्लासेस ऑफ द एम्प्लॉइज वाज अ जस्ट एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि जो ये था क्लासिफिकेशन है एम्प्लॉइज का जो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको 2 वर्ष तक के लिए, कि अलाउइंग देम टू एक्सटेंड पीरियड ऑफ 2 years फॉर पासिंग टेस्ट फॉर प्रमोशन, कि 2 वर्ष दिए गए टेस्ट पास करने के लिए प्रमोशन के लिए फ्रॉम द अदर क्लास ऑफ द एम्प्लॉय वाज जस्ट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैविंग रैशनल एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक ऑफिस, कि अगर दो जो 2 years का अगर हमको जो दिया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी दी जा रही है शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट से शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, तो वो वैलिड है। ये नहीं कहा जाएगा कि इनको एक्स्ट्रा मौके दिए जा रहे हैं टेस्ट पास करने के लिए। द ओनली रिलैक्सेशन इज दैट दे आर ग्रांटेड 2 years मोर टाइम टू एक्वायर द क्वालिफिकेशन, कि उनको 2 वर्ष से सिंपली ज्यादा दिए गए हैं कि वो क्वालिफिकेशन को एक्वायर कर लें। Thus, according to majority, reservation for backward classes may be made even outside the scope of Article 16, Clause 4. Rule and order were therefore not violative of Article 14 and 16(2) and valid. ये जो है कि 2 years का अगर एक्स्ट्रा मौका दिया जा रहा है, 2 years की अपॉर्चुनिटी अधिक दी जा रही है, तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 Clause 2 और आर्टिकल 16 के को वो वायलेट नहीं करेगा, ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया। और ये नया इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 16 Clause 1 का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद में एबीएस के संघ रेलवे, एबीएस के संघ अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 1981 का। इसमें ये कह दिया गया कि द कोर्ट held that the carry forward rule under article under which 17% posts are reserved for those categories, the carry forward rule was extended from 2 to 3 years, कि 2 to 3 years और उसको वैलिड मान लिया है। इसमें इन सारे रिजर्वेशन जो
केसेस थे इनके बाद में, जैसे थॉमस का केस था, एनएम थॉमस का केस कहिए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, या फिर अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के डिसाइड होने के बाद में जो ऑब्जर्वेशन दिए गई तो उनको ओवर रूल कर दिया गया, और ये कहा गया कि बालाजी और देवदासन के जो केस हैं वो राइटली डिसाइडेड हैं, और कहा गया कि हैड लेड डाउन करेक्ट प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज। इसके बाद में केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस आया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, 5 सेपरेट ओपिनियंस दी गई इसमें। पहली ओपिनियन ये दी गई कि द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एससीज एंड एसटीज मस्ट कंटिन्यू एट अ प्रेजेंट, दैट इज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ मींस टेस्ट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, कि प्रेजेंट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि अगले नेक्स्ट 15 ईयर्स की बात हो। एनदर 15 ईयर्स विल मेक इट अ 50 फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि 15 साल और बढ़ाने के बाद में 50 साल पूरे हो जाएंगे रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हुए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, ठीक है। तो और वो रीजनेबली लॉन्ग टाइम है, और उसको से उनको ओवरकम किया जा सकता है। द मीन्स टेस्ट, दैट इज द टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और टू बी एप्लीकेबल, कि जो मीन्स टेस्ट है या फिर टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का टेस्ट है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 15 साल आगे तक उनको बेनिफिट मिलता रहेगा, मतलब 2000 तक बेनिफिट मिलता रहेगा। ये 85 का केस है, तो 15 साल 2000 के लिए कहा गया। उसके बाद में कहा गया सो फार एज अदर बैकवर्ड क्लास, अगर बाकी के बैकवर्ड क्लासेस के लिए जहां तक संबंध है, उनके लिए उनके द्वारा दो टेस्ट जो है क्वालिफाई किए जाने चाहिए रिजर्वेशन देने के लिए किसी भी बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स के लिए, कि दे शुड बी कंपेरेबल टू एससीज एंड एसटीज इन द मैटर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को एससी कैटेगरी के लोगों जो कैंडिडेट्स हैं या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में बैकवर्डनेस के टेस्ट को देखा जाएगा। उसके बाद में दूसरा है कि दैट दे शुड सेटिस्फाई द मींस टेस्ट, कि मींस टेस्ट को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए, सच एज द स्टेट गवर्नमेंट में ले डाउन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। मींस टेस्ट का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन दिया है इसमें कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन शुड बी रिव्यूड एवरी 5 years, कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो जो है हर 5 साल में रिव्यू होनी चाहिए। दिस विल अफोर्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, कि अगर 5 साल के बाद में उसका प्रॉपर रिव्यू होगा तो एक्चुअल पोजीशन स्टेट को मालूम होगी कि वेदर दे नीड रिजर्वेशन और नॉट। अगर उनके रिव्यू के बाद में 5 years के रिव्यू के बाद में ये लगता है कि दे हैव ग्रोन अप एनफ, तो उसके बाद में उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा केसी वसंत कुमार स्टेट ऑफ कर्नाटक में ये अपनी ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को मंडल से जाना जाता है। पहले तो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं जरा इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, कि इस केस में बेसिकली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के जो स्कोप और एक्सटेंट है उसको एनालाइज किया गया। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक हिस्टोरिक केस है, नो डाउट सब जान रहे हैं, मंडल केस के रूप में जाना जाता है, ये सब जानते हैं। अब ये हुआ जनवरी 1, 1979 में गवर्नमेंट उस टाइम जो है श्री मोरारजी देसाई जी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैन ऑफ बीपी मंडल, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके अंडर में ये कॉन्स्टिट्यूट की, कि जो कि ये कमेटी का उद्देश्य ये था कि इन्वेस्टिगेट करेगी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इंडियन टेरिटरी में, और रिकमेंड करेगी कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए इनके एडवांसमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द डिजायरेबिलिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर देम इन गवर्नमेंट जॉब्स। इसने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1980 में सबमिट कर दी। जो बीपी मंडल कमेटी थी अपनी रिपोर्ट जो है
दिसंबर 1980 में सबमिट कर दी, और एनडीपी इस कमेटी ने 3743 कास्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में पॉइंट आउट किया या आइडेंटिफाई किया अपनी रिपोर्ट में, और रिकमेंड किया रिजर्वेशन के लिए 27% रिजर्वेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड किया। कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट डिड नॉट इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट टिल 1989 तक। 80 के बाद में दिसंबर 80 तक में रिपोर्ट सबमिट हो गई। 1989 तक इंप्लीमेंट नहीं किया। 1989 में के बाद में जनता दल गवर्नमेंट आई और उसको प्राइम मिनिस्टर बने उसके बीपी सिंह। तो उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडा जारी किया 13 अगस्त 1990 को। उसमें कहा गया कि रिजर्विंग 27% सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन द बेस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो 13 अगस्त 1990 को जो ऑफिस मेमोरेंडा, शॉर्ट फॉर्म में ओएमबी कहते हैं उसे, जारी किया, जिसमें कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज की जो सीट्स हैं एम्प्लॉयमेंट की, उनके लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिट पिटीशन फाइल हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, इस जो ऑफिस मेमोरेंडा है इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और इसके ऑपरेशन को स्टे करने के लिए कहा गया। तो 5 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने स्टे कर दिया इसके ऑपरेशन को टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस ऑन अक्टूबर 1, 1990, कि इसने टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, जो रिट पिटीशन है उसको, जो ऑफिस मेमोरेंडा था जो कि 13 अगस्त 1990 को इश्यू हुआ था, उसको स्टे कर दिया। इसके बाद में ये हुआ कि दूसरा ऑफिस मेमोरेंडा प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके टाइम में आया सितंबर 25 1991 में, 25 सितंबर 1991, जिसमें ऑफिस मेमोरेंडा में 2 चेंज किए गए। 2 चेंज ये किए गए कि इसमें एक तो ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि बाय इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक criterion in the granting reservation by giving preference to poorer sections of socially and educationally backward classes in the 27% कोटा, कि 27% कोटा में जो 25 सितंबर 1991 में जो ऑफिस मेमोरेंडा दूसरा जो जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से, तो उसमें कहा गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली सेक्शन के लोगों को इंक्लूड किया जाना चाहिए 10%, इसमें 27% में। दूसरा इसमें एक ये चेंज लाए कि रिजर्व अनदर 10% ऑफ वैकेंसीज फॉर अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द हायर कास्ट, कि जो हायर कास्ट थे उनके लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन कर दिया गया, जो हायर कास्ट कहिए, बल्कि कहिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 10% का जो रिजर्वेशन है उसको और ऐड किया गया ऑफिस मेमोरेंडा में। इसके बाद में ये हुआ कि 5 जज बेंच बनी, को रेफर किया गया स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए, जिसमें जो 5 जज बेंच थी उसने 9 जज बेंच के लिए इसे रेफर कर दिया मामले को, टू फाइनली सेटल द लीगल पोजीशन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन एज इन सेवरल earlier judgments of the Supreme Court have not spoken in the same voice on this. 9 judges constitutional bench बनी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने 6:3 की मेजोरिटी से अपना जजमेंट दिया। उस टाइम जो है बीपी जीवन रेड्डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वो उसका पार्ट थे इस कमेटी का। बाकी एमएच खानिया इसका पार्ट थे, एमएन वेंकट चलैया इसके पार्ट थे, एम अहमदी इसके पार्ट थे, एसआर पांड्यान इसके पार्ट थे, एंड एसबी सावंत कंकरिंग वाइज सेपरेट, कि ये 6 लोग जो थे इन्होंने तो अपना एक जजमेंट दिया, बाकी के 3 लोगों ने अपना अलग जजमेंट दिया। एसबी सावंत ने कंकरिंग बाय सेपरेट जजमेंट हेल्ड दैट द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिजर्व 20% सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस प्रोवाइडेड सोशली एडवांस पर्सन्स। तो सेपरेट जजमेंट में कहा गया कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, कि सोशली एडवांस लोग हैं,
उनके लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और यहीं पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया और कि उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए जो कि सोशली सॉरी इकोनॉमिकली बेटर सिचुएशन में लोग हैं, उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए रिजर्वेशन की लिस्ट से, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में को बिलोंग करते हैं। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल ओनली कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स, और कि जो रिजर्वेशन है सीट्स का वो केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए होना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। द रिजर्वेशन सीट्स ओनली कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट एंड नॉट टू प्रमोशंस, और कि प्रमोशन के लिए नहीं होना चाहिए, जो कि वहां पे भी वहां पर ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया। द टोटल रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%, और जो टोटल रिजर्वेशन है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो ऑफर हैं 13 अगस्त 1990 का, 25 सितंबर 1991 का वैलिड है और एनफोर्सेबल है, but subject to the conditions indicate the decision that socially advanced persons creamy layer among BCs are excluded। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के लोगों में इकोनॉमिकली बेटर लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। और ये कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सर ने ये भी कहा कि इट इज नेसेसरी नॉट टू पुट ऑफ द कंसिडरेशन सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इनहेरेंट इन द ग्रेट डिलीवरी ग्रेट डाइवर्सिटी इन दिस कंट्री एंड पीपल, ऐसा उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। जो डिसेंटिंग जजमेंट था, जो कि टी.के. थॉमन ने, कुलदीप सिंह और आर.एम. सहाय जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया और इन्होंने कहा जो 3 जजेस थे, इन्होंने 2 ऑफिस मेमोरेंडा जो इशू किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको स्ट्रक डाउन करने के लिए रिकमेंड किया और उनको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये कहा गया कि मंडल रिपोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि मंडल रिपोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर कमीशन फॉर द आइडेंटिफाइंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। कि दोनों ऑफिस मेमोरेंडा को जो डिसेंडिंग ओपिनियन देते हुए 3 जजों ने कहा कि जो ऑफिस मेमोरेंडा जो 13 अगस्त 1990 का और 25 सितंबर 1991 का जो ऑफिस मेमोरेंडा है, दैट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। और यह भी रिकमेंड किया कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा कमीशन अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड किया। तो कोर्ट ने यहां एग्जामिन किया स्कोप और एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को। इसके बाद में जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये ऑब्जर्वेशंस आई कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक बेसिस। कि बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंगली, उनको कास्ट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इकोनॉमिक बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। मेजॉरिटी ने कहा कि कास्ट कैन बी एंड क्वाइट ऑफन इज अ सोशल क्लास इन इंडिया एंड इफ इट इज अ बैकवर्ड सोशली इट वुड बी अ बैकवर्ड क्लास फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4। कि अगर कोई क्लास इंडिया में कोई कास्ट है जो कि बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली वीकर है, तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। देयर आर क्लासेस अमंग नॉन हिंदूज, कि कुछ क्लासेस नॉन हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख्स में भी हैं। इफ दे आर बैकवर्ड सोशली, अगर वो सोशली बैकवर्ड हैं, देन दे आर एंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। कि जो नॉन हिंदूज की बात हो रही है कि अगर वो भी अगर बैकवर्ड हैं सोशली, तो उनको भी रिजर्वेशन के बेनिफिट दिया जाना चाहिए, वो भी एंटाइटल्ड हैं उस रिजर्वेशन के लिए। मेजॉरिटी ने यह भी कहा कि नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द लॉ प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर और मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ना कोई लॉ ऐसा कोई प्रोसीजर बताता है जिसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जा सके बैकवर्ड क्लासेस को, नॉर इज इट पॉसिबल और एडवाइजेबल फॉर द कोर्ट टू ले डाउन एनी सच प्रोसीजर और मेथड। और ना पॉसिबल है और ना ही एडवाइजेबल है कि कोर्ट कोई ले डाउन करे प्रोसीजर कि उनको कैसे क्लासिफाई कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1, इट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि ये एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का, 16 क्लॉज 4 16 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि एक इंस्टांस है क्लासिफिकेशन का। रिजर्वेशन कैन बी मेड
अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1। क्या रिजर्वेशन आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली दिया जा सकता है? मेजोरिटी ने ये कहा कि 16 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बल्कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो मेजोरिटी ओपिनियन थी ये थी सुप्रीम कोर्ट जजेस की। रिजर्वेशन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि 16 क्लॉज 1 के अंडर जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और उसके बेसिस पर ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस तरह से बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का जो फाइंडिंग थी उसको ओवर रूल कर दिया, क्योंकि उसमें कास्ट को कहा गया कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, और इसमें कहा गया कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1। द कोर्ट अप्रूव द डिसीजन जो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस का जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको अपहेल्ड किया या अप्रूव किया, वेयर इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 is not an exception of Article 16 clause 1 but a facet of the doctrine of equality incident in Articles 14, कि 16 क्लॉज 4 एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का, बल्कि एक डॉक्ट्रिन है इक्वलिटी की जो कि आर्टिकल 14 में मिलती है, एंस्टाइंड है, एंड परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और कहा ये कहा गया कि ये परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, जैसे कि आर्टिकल 14 में रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। बैकवर्ड नेक्स्ट पॉइंट जो आया उसमें यह आया कि बेस इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आर नॉट सिमिलर टू एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4, कि बैकवर्ड क्लासेस का तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो प्रोवाइड किया गया है वो जो उसके तरह नहीं है, उससे कंपैरिजन नहीं किया जाता है, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मेजॉरिटी ने कहा कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस contemplated in Article 16 Clause 4 is not the same as socially and educationally backward classes referred to in Article 15 Clause 4, बल्कि ये वाइडर है। 16 Clause 4 का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है। 16 Clause 4 does not contain qualifying words, कि Article 16 Clause 4 जो है जो as does provided in Article 15 क्लॉज 4, कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जैसे सोशली एंड एजुकेशनली जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं जो यूज किए गए हैं वो 16 क्लॉज 4 में यूज नहीं किए जाते हैं। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 टेक्स इन एससीज एंड एसटीज एंड ऑल अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस इंक्लूडिंग द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह सर्टेन क्लासेस में नॉट क्वालिफाई, कि कुछ क्लासेस जो हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के लिए, बट दे में क्वालिफाई फॉर 16 क्लॉज 4, कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि 15 क्लॉज 4 में तो क्वालिफाई नहीं करेंगी, लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में वो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो कोर्ट ने इस तरह से ओवररूल कर दिया बालाजी के केस को इस पॉइंट पर, और ये ऑब्जर्वेशन दिया अपना कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16 clause 4 scheduled caste, scheduled tribes mentioned in article 15(4), ऐसा अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ क्लास टू बी डेजिग्नेटेड एज बैकवर्ड दैट इट इज सिचुएटेड सिमिलर टू एससी एंड एसटीज, कि कोर्ट ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्लास है डेजिग्नेटेड है बैकवर्ड क्लास के रूप में वो सिचुएटेड हो सिमिलरली जैसे एससी और एसटी है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन दिया, क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से। मेजॉरिटी ने कहा कि आइडेंटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पर्संस द क्रीमी लेयर अमंग देम शुड बी एक्सक्लूडेड, कि जो बैकवर्ड नहीं है सोशली या इकोनॉमिकली उनको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। The court directed that the government of India to set up a commission within 4 months from the decision for specifying the basis applying the relevant and requisite socio-economic criteria to exclude the socially advanced persons like creamy layer among the backward classes, कि ये अपना रिकमेंड किया कि 4 महीने में एक कमीशन
क्रिएट किया जाए जो कि अपनी रिपोर्ट दे कि जो सोशली और इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसमें से जो सोशली एडवांस पर्सन हैं उनको क्रीमी लेयर के जो लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस में वो एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। और कहा गया कि द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ एडवांस सेक्शंस creamy layer from other backward classes for the purpose of reservation should not be merely economic unless economic advancement is so high that it is necessarily means social advancement। ये भी कहा कि द इनकम ऑफ पर्सन कैन बी टेकन एज अ मेजर ऑफ हिज सोशल एडवांसमेंट, कि जो इनकम ऑफ पर्सन है वो भी मेजर के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए सोशल एडवांसमेंट के लिए। द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड should be should not be such as result of taking away one hand and what is given with the other। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो दिया है इसमें है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 परमिट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि 16 क्लॉज 4 परमिट करता है क्लासिफिकेशन को बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस में। कोर्ट ने ओवररूल किया इस पॉइंट पर भी बालाजी के केस को, जिसमें कहा गया था कि द सब क्लासिफिकेशन बिटवीन बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि उसको ये सेट असाइड कर दिया गया। मंडल के द कोर्ट हेल्ड दैट द क्लासिफिकेशन नेसेसरी टू मोर बैकवर्ड, क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि जिससे कि मोर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की को एडवांस सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस might take all the benefits of the reservation। अदरवाइज जो मोर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो रिजर्वेशन के बेनिफिट को सिर्फ वही पा पाएंगे, मोर बैकवर्ड क्लासेस के लोग नहीं पा पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया कि a backward class of citizens cannot be identified only and exclusively with the reference to economic criteria, कि बैकवर्ड क्लास के लोगों के आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और ये ऑब्जर्व किया कि डिफीट द वेरी ऑब्जेक्ट आर्टिकल 16 क्लॉज 4 टू गिव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन द सर्विसेज। आर्टिकल 16 क्लॉज इज नॉट एम टू इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, एलिवेशन पॉवर्टी के लिए नहीं है। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू गिव अ ड्यू शेयर इन स्टेट पावर, कि इसका यहां पर ऐसे तात्पर्य है कि ड्यू शेयर मिलना चाहिए जो स्टेट पावर में जो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं उनको, who have remained out of the mainly on account of their social and their educational and economic awareness की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं स्टेट सर्विसेज में। रिजर्वेशन नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन दिया वो दिया कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मेजोरिटी ने कहा कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड 50%, be relaxed in favor of people living in far-flung and remote areas of the country। जैसे हमने कहा नागालैंड के लोगों का एग्जांपल दिया, जैसे ये फार फ्लंग लोग हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, ऐसी कंडीशन में 50% से अधिक रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन 50% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में ही होना चाहिए। इस पॉइंट पर बालाजी और देवदास रूल था, उसको स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, और यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस के केस के की जो ऑब्जर्वेशन थी और जो केसी वसंत कुमार और स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको यहाँ पे ओवर रूल कर दिया गया इस मामले में। कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट किया डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो डिबेट को, जिसमें कहा गया रिजर्वेशन मस्ट बी कन्फाइंड टू अ माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, कि रिजर्वेशन मस्ट बी कन्फाइंड टू माइनॉरिटी ऑफ सीट्स, कि माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए रिजर्वेशन कन्फाइंड होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 स्पीक, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, नॉट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इफ अ मेंबर ऑफ एससीज एंड एसटीज इज सिलेक्टेड इन द ओपन कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, दे विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द रिजर्व कोटा, कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब का कोई कैंडिडेट अगर अपनी टैलेंट के बेसिस पर ओपन में अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में सेलेक्ट होता है तो उसको रिजर्व कोटा ऑनवेशन के जो 50% का जो रूल है वो केवल रिजर्वेशन के लिए होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दे शैल नॉट एप्लीकेबल टू एग्जाम कंसेशन रिलैक्सेशंस, कि वो एप्लीकेबल एग्जाम्पशंस कंसेशन रिलैक्सेशन के लिए नहीं होना चाहिए।
if any provided to backward class of citizens under Article 16 Clause 4. कोर्ट ने देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को कैरी फॉरवर्ड के मामले में भी ओवररूल किया और कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज अ वैलिड प्रोवाइडेड इट शुड नॉट रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ 50% रूल, कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वैलिड है, तब तक वैलिड है जब तक 50% का जो क्राइटेरिया है उसको एक्सीड नहीं करता है. 50% लिमिट कैन ओनली बी एक्सीडेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन फार फ्लंग एरिया, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात होती है. रिजर्वेशन जो कैन बी मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि रिजर्वेशन जो है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होना चाहिए. मेजोरिटी ने ऑब्जर्व किया कि प्रोविजन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट नीड बी मेड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. साथ में भी कह दिया कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए प्रमोशन में, कि मेजोरिटी हेल्ड दैट द रिजर्वेशन under Article 16 Clause 4 cannot be made in promotions. Reservation is confined to initial appointment only. Promotion में applicable नहीं होना चाहिए. Although it shall not affect promotions already made. लेकिन ये already हो गए promotion अगर 16 Clause 4 के accordingly तो वो प्रभावित नहीं होंगे. Such reservation may continue for a period of 5 years. और ये जो reservation है 5 साल के लिए continue करेगा. Authorities will revise, modify or reissue the rules relating to reservation. इसके बेसिस पर कोर्ट ने ओवररूल किया देवदासन के केस को. एंड फॉलोइंग केस जनरल मैनेजर साउथ सदर्न रेलवे रंगाचारी, इसको ओवररूल किया, इसकी ऑब्जर्वेशन को. स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हीरालाल अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ज्ञान प्रकाश एंड के एस जगन्नाथ के जो केसेस थे जिनमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी उसको, क्योंकि ये प्रमोशन से रिलेटेड में ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि प्रमोशन दिया जाना चाहिए 16 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंगली, इसको ओवररूल किया. और ये कहा गया कि दिस इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट एनश्राइन्ड इन आर्टिकल 335. उसके अकॉर्डिंगली ही ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया गया है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होना चाहिए टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को to appoint a permanent statutory body to examine complaints of wrong inclusion or non-inclusion of groups, classes and sections in the list of other backward classes. Its advice should ordinarily be binding upon the government. It can also consult it in the matter of periodic revision. अब द भी कहा गया कि विद इन 4 months गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall specify the basis of applying the relevant and requisite socio-economic criteria to exclude socially advanced persons, sections, creamy layer from other backward classes. नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था इसका कि ये था कि मेजोरिटी ने कहा कि इन व्यू ऑफ द गाइडलाइंस लेड डाउन in its decision there is no need to express any opinion on the correctness or adequacy of the exercise done by मंडल कमीशन, कि मंडल कमीशन के की जो क्वेश्चन मार्क करने से मना कर दिया. इसी केस में पांड्यान जी ने कहा कि रिपोर्ट इज वैलिड एंड कैन बी इंप्लीमेंटेड, कि जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है 1980 की वो वैलिड है और उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए. माइनॉरिटी हेल्ड दैट द रिपोर्ट इज इनवैलिड, जबकि माइनॉरिटी ने कहा कि जो रिपोर्ट है मंडल कमीशन की रिपोर्ट वो इनवैलिड है और एक फ्रेश कमीशन के रिकमेंड किया गया, एक फ्रेश कमीशन रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करे बैकवर्ड क्लासेस को. इसके बाद में एक ऑब्जर्वेशन दिया कि जो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग न्यू क्राइटेरिया कैन बी रेज्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, कि जो अगर कोई भी नया कोई क्राइटेरिया अगर एग्जिस्टेंस में आता है तो उसको चैलेंज केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है. मेजॉरिटी मेड इट क्लियर दैट एंड डायरेक्टेड दैट ऑल ऑब्जेक्शंस टू द क्राइटेरिया इवॉल्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट to exclude socially advanced persons, creamy layer from other backward classes shall be preferred only before the Supreme Court and not before High Court or Tribunal. Similarly, any petition challenging the validity, operation, implementation of 2 OMs means जो ऑफिस मेमोरेंडा था
shall be filed only before the Supreme Court and not before any other court. माइनॉरिटी ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया मंडल केस में, जो उसको बल्कि ये कहिएगा कि जो माइनॉरिटी का जो जजमेंट था उसको अप्रिशिएट किया गया। जो सबसे लास्ट में जो हमने बताया कि ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि इसको शट डाउन सॉरी सेट असाइड करने के लिए अमेंडमेंट हो गए। जब कोर्ट ने कहा देयर शैल बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट ने 77 पाया इन गया में आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ये प्रोवाइड करता है, इसमें कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of posts in service of the state in favor of scheduled castes and scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state. 16 clause 4A को जोड़ने का जो उद्देश्य था वो यही था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू किया जाना चाहिए। Reservation promotion in government jobs will be continued in favor of SCs and STs case if government wants to do so, and this is to intended to nullify the effect of decision of Supreme Court in Mandal Commission's case. So किया है इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह के केस के माध्यम से the inquiry that reservation in general has to be represented by holding that caste criteria. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह का केस था, ये 1995 में आया, इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह, ब्रैकेट में लिखिए 1995, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इस केस से जनुजा वर्सेस फॉलो किया गया 4A के अकॉर्डिंगली वो जो रिजर्वेशन है दैट सॉरी ये कहिएगा दैट एनेक्टमेंट ऑफ 77th अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट वैलिड। इसके बाद में ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो ले डाउन किया गया था बिहार एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस क्रीमी लेयर एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम पर्पस ऑफ रिजर्विंग क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 14, और ये ले डाउन किया गया, ये कहा गया कि जो ले डाउन किया गया है मंडल केस में that is valid. The court held that Supreme Court in Mandal case had categorically held that person belonging to backward classes who become member of IAS and IPS or any other all India services could not seek benefit of reservation for its children. कि कोई भी व्यक्ति जो ओबीसी कैटेगरी का है और उसके जो बच्चे हैं अगर IAS या IPS या किसी अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया गया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। अब ये कहा गया कि जो क्राइटेरिया एक्सक्लूजन का जो ले डाउन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो ये था, सन और डॉटर्स ऑफ सच ऑफिसर्स हु हैव बीन डायरेक्टली रिक्रूटेड इन द क्लास 1 सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एन अंडरटेकिंग और एन इंस्टीट्यूशन फुली और पार्शियली फाइनेंस्ड बाय देम। वो बच्चे जो ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों ने एक एडिशनल क्राइटेरिया जोड़ दिया, क्रीमी लेयर, which is not laid down by the government of India. Sons and daughters of such officers who has been directly recruited in class 1 services of the central government or a state government
or an undertaking or an institution fully or partially financed by them. और इसमें कहा गया कि whose income from salary is ₹10,000 or more per mention, कि जिनकी इनकम 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, या whose wife or husband is at least a graduate, who or his wife or her husband owns a house in an urban area, whose mother and father also has been directly recruited to class 1 officers. ऐसे लोगों का को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसके बाद में चत्तर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. चत्तर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसका साइटेशन है AIR 1997 SC30. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ओबीसीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू 5% कट ऑफ मार्क्स बेनिफिट in the preliminary examination as provided under proviso to Rule 13, as they are distinct and separate, and thus different treatment given to OBCs are not violative of Article 14 or Article 16 of the Constitution. ये 15% कट ऑफ मार्क्स में जो बेनिफिट है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था अपने रूल्स में, वो ओबीसी उसको नहीं, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते. दे आर नॉट एंटाइटल्ड. और ये कहते हुए कहा कि अगर उनको क्लासिफिकेशन उनको सेपरेटली किया जा रहा है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वैलिड क्लासिफिकेशन. उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि रिजर्वेशन इन सिंगल पोस्ट फॉर ओबीसी नॉट परमिसिबल. कि अगर सपोज कीजिए एक सीट है सिर्फ, तो वहां पर रिजर्वेशन उस एक सीट के लिए किसी का रिजर्वेशन नहीं होगा, ओपन कंपटीशन से उसका एग्जाम होगा. और ये किस केस में कहा गया, नोट कर लीजिएगा, पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, पीजी मेडिकल एंड रिसर्च वर्सेस फैकल्टी एसोसिएशन. इसका साइटेशन है AIR 5 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जैसे SC अग्रवाल, GM रे, डॉक्टर AS आनंद, SP भरूचा एंड S राजेंद्र बाबू. इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया अपना कि देयर कैन बी एनी रिजर्वेशन इन अ सिंगल पोस्ट कैडर डिवाइस ऑफ. अगर एक वैकेंसी है तो उसके लिए ना तो डायरेक्टली ना फिर रोटेशन की डिवाइस को उस एक सीट कंपटीशन होगा, ओपन कंपटीशन होगा. एक्सक्लूजन जनरल मेंबर्स ऑफ पब्लिक and 10% reservation for backward classes is not permissible under Article 16 Clause 1 and Article 6 Clause 4A of the Constitution. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जैसे कि वेदर कोटा कैंडिडेट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सीनियरिटी और जनरल कैटेगरी. तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच थी, उसने ऑब्जर्व किया, इसमें चीफ जस्टिस AS आनंद थे, जस्टिस K वेंकट स्वामी, जस्टिस GB पटनायक, जस्टिस SP कुरुडकर, जस्टिस MJ राव. इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया अपना कि द कैंडिडेट्स रिक्रूटेड अंडर द रिजर्वेशन कोटा, कि जो रिजर्वेशन कोटा के में अगर कोई आदमी रिक्रूट हुआ है, कोई कैंडिडेट रिक्रूट हुआ है, कैन नॉट कंटिन्यू क्लेम सीनियरिटी. Clause 4 and 16 Clause 4 fundamental rights, nor do they any impose any constitutional duties, but are only in the nature of enabling provision when the state to consider providing reservation if the warranted. इस तरह से कि अगर सिंगल सीट है डिफरेंट डिसिप्लिन में, कैन एग्जिस्ट एज सेपरेट, डू नॉट अप्लाई to such a single post. अब दूसरा कौन में इंदिरा सोनी के नाम से ही केस आया. दूसरा इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेकंड. इसका जो साइटेशन है वो है AIR SC 498. इसमें यह कहा गया कि रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब्स कुड बी गिवन ओनली आफ्टर एक्सक्लूडिंग क्रीमी लेयर. कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को तभी दिया जाएगा, मतलब कि उन क्रीमी लेयर के लोगों को, कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड करना होगा जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से. और ये भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि
एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी जो कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करेगी। उसी के बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशन है, तो आज की जो क्रीमी लेयर का जो आता है ना कि ओबीसी वेदर फॉर्म्स जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वेदर क्रीमी लेयर और नॉट, ओबीसी है लेकिन क्रीमी लेयर है कि नहीं है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में 81st अमेंडमेंट एक्ट आया। ये अमेंडमेंट जो है इसने क्लॉज 4B को जोड़ा 4A के बाद में, 16 क्लॉज 4A के बाद में। ये जो 50% सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट था कि 50% से अधिक SC ST और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं बैकलॉग वैकेंसीज के संदर्भ में, तो इसमें कहा गया कि this amendment has added to new clause 4B after clause 4A, in which article 16 which seeks to end the 50% ceiling on reservation for SCs, STs and BCs in backlog vacancies which could not be filled up in the previous years due to the non-availability of the eligible candidate. Government decided to amend the constitution so that unfilled vacancies of previous years which could not be filled due to non-availability of the eligible candidates of the above category will be considered as a separate class. कि इस टाइप की जो कैटेगरी के लोग हैं, अगर अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं, तो थोड़ी देर पहले जैसे हमने बताया कि 50% से अधिक नहीं हो सकता, जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है उसको भी इंदिरा सोनी के केस में वो कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि 50% लिमिट शैल अप्लाई टू करंट एज वेल एज बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ द and for discontinuation of special recruitment drive by the government of India. Now, under the newly added clause 4B of Article 16, vacancies which could not be filled in the previous year shall be treated as a separate class of vacancies. वो separate class of vacancies treat की जाएंगी and will be filled up in succeeding years and shall not be considered together with the vacancies of the year or years इवन दे गो बियॉन्ड द 50%। तो ऐसा स्पेशल ड्राइव के माध्यम से कई बार ऐसा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इश्यू होता है जिसमें कि मालूम पड़ा कि ये सीट जो है जो कैरी फॉरवर्ड वाली वैकेंसीज हैं उन्हीं के लिए केवल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट आया 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। दिस अमेंडमेंट हैज सब्स्टिट्यूटेड क्लॉज 4A। इसने क्लॉज 4A को सब्स्टिट्यूट कर दिया in matters of promotion to any class, in matters of promotion with consequential seniority to any class. This amendment aims to extending the benefit of reservation favor SCs and STs in matters of promotion with consequential security. Consequential seniority की बात होने लगी अब यहाँ पर। M. Nagaraj versus Union of India, 5 judges bench है। M. Nagaraj versus Union of India, AIA 2007, SC 71। कि constitutional amendment by which Article 16 Clause 4A, 16 Clause 4B have been inserted flow from Article 16 Clause 4 and do not alter the basic structure of the Article 16 Clause 4। एक आ गया कि 16 Clause 4A और 4B जो है वो 16 Clause 4A से ही फ्लो करते हैं और ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। The petitioners have challenged the constitutional validity of the constitutional 85th Amendment Act, which retrospectively provided reservation and promotion। कि retrospective reservation provide करना शुरू कर दिया as a violator of principle of basic structure of the constitution laid down by Supreme Court in Keshwanand Bharti versus State of Kerala। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अमेंडमेंट है, चाहे 71st अमेंडमेंट हो, 77th अमेंडमेंट हो, 81st अमेंडमेंट हो, 85th अमेंडमेंट हो, ये जो अमेंडमेंट है इनेबलिंग प्रोविजंस के लिए है एंड डू नॉट अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के ये इनेबलिंग प्रोविजंस हैं 16 क्लॉज 4 के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। दे रिटेन द कंट्रोलिंग फैक्टर्स जैसे बैकवर्डनेस एंड इनएडिक्वेसी of representation which enables the states to provide for reservation, keeping in mind the overall efficiency of the state administration under Article 335. These amendments are confined only to SCs and STs. They do not obliterate constitutional requirements
सीलिंग लिमिट 50%। तो इस तरह से ये हुआ कि 4A 4B के बारे में कह दिया गया, जो 16(4A) 16(4B के बारे में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी वैलिड है, ऐसा ऑब्जर्वेशन के लिए इसका मतलब सॉरी 4A और 4B को इंसर्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस तरह से आपका आर्टिकल 16 कंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा क्लास का, दैट विल बी राइट टू फ्रीडम। और मेनली राइट टू फ्रीडम में हम जो है आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी कहिए या मेंस कहिए। आर्टिकल 19, 20 एंड 21, 22 से